जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस पर। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों में स्थित है, निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो कान्हा टाइगर रिजर्व है इसका विस्तरण 2 जिलों में है, 2 जिलों में इसका विस्तार है, उनमें से किसी एक जिले का नाम दिए गए ऑप्शंस में है और उसे आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मंडला। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला तथा बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 940 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न कि किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना प्रथम शुभंकर जारी किया था, भारत के किस प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। तानसेन का मूल नाम रामतरु पांडे था, उन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ग्वालियर में इनके मकबरे के समीप प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। और द्वारका प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म है यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। यह वर्ष 1963 से लेकर 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मड़ई किस नदी के पास स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार वह है ऑप्शन नंबर 4 तवा। मड़ई जो है वह तवा नदी के पास स्थित है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले की महादेव पर्वत श्रेणी से होता है। यह नर्मदा की सहायक नदी है और तवा नदी पर डचेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, बी फॉल, रजत जलप्रपात आदि स्थित है। और यह सभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो सारे के सारे जलप्रपात आपको याद होना चाहिए। डचेस जलप्रपात तवा नदी पर, बी फॉल जलप्रपात तवा नदी पर, अप्सरा जलप्रपात तवा नदी पर और रजत जलप्रपात भी कहाँ है, तवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्केल पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। 2016 का करंट अफेयर है, इसलिए आपको यह प्रश्न याद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का किस नंबर का सबसे बड़ा शहर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 9वां। क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विख्यात रानी अहिल्याबाई निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महेश्वर से। विख्यात रानी अहिल्याबाई का संबंध महेश्वर से है। महेश्वर शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसे होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 धार जिले में स्थित है।
बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघिन नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इनका नाम बाघ पड़ा है। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघिन नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला है बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में। दूसरा पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघिन नदी के। और तीसरा क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, वह है कि जो बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें अजंता गुफाओं में जैसी चित्रकारी है, सेम यहां पर बाघ की गुफाओं में भी वैसी ही चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। हनुमान ताल जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित भेड़ाघाट जबलपुर में ही स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठें हैं, जिनमें से एक इंदौर और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1 जून 1949 को भोपाल भारतीय संघ में शामिल हुआ था। भोपाल रियासत की स्थापना जो है दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, और तथा इसका जो प्रथम नवाब था वह यार मोहम्मद खान था। और दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल रियासत जो है रानी कमलापति की सहायता करने पर उपहार के स्वरूप दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विश्वनाथ प्रताप जी का जन्म, बीपी सिंह जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, विश्वनाथ प्रताप जी का जन्म जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। देखिए, इन सभी के जन्म की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। प्राचीन समय की बात की जाए, मतलब अभी इससे पहले कि जब तक अलीराजपुर एक अलग जिला नहीं बना, उससे पहले की बात की जाए तो भाभरा ग्राम झाबुआ जिले में था। लेकिन वर्तमान में जब से अलीराजपुर का गठन हुआ है, जो आपका भाभरा ग्राम है यह अलीराजपुर जिले में चला गया है और भाभरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। तो अब आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में अलीराजपुर जिले में है। और भाभरा ग्राम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर। अंबेडकर जी के जन्म की बात की जाए तो यह इनका जन्म हुआ था इंदौर के निकट महू में, जो कि एक सैनिक छावनी है, और महू का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और विश्वनाथ प्रताप बीपी सिंह का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। तो क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछा गया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2004 में। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी गवर्नमेंट की ग्रुप 2 ग्रुप 4 की एग्जाम और अदर जैसे रेलवे की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस देखना है या इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं एमपी जीके के, और एमपी के करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले को बांटकर किया गया था। तो सिंगरौली का निर्माण किस जिले से किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यहां पर सिंगरौली जिले की बात की गई है। हाँ, तो सिंगरौली जिले को अलीराजपुर जिले से बांटकर अलग किया गया था। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह शायद सीधी होना चाहिए, सिंगरौली का सीधी आंसर होना चाहिए। तो अगर इसका आंसर सीधी होता है तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले को बांटकर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले को बांटकर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सीधी जिले को। 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण सीधी जिले से बांटकर किया गया था। सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बार। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक लगाया गया था। राष्ट्रपति जी जो हैं यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है और स्वतंत्रता से पूर्व जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। इस उद्यान से बरही नदी बहती है और माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही तात्या टोपे जी का समाधि स्थल भी स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि तात्या टोपे का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर था शिवपुरी में। और यह शिवपुरी में कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हीरा भूमिया का मेला कौन से महीने में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अगस्त और सितंबर माह में। यह मेला अर्थात हीरा भूमिया का जो मेला है हीरामन बाबा की स्मृति में ग्वालियर जिले के आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह में किया जाता है जो कि अगस्त और सितंबर जिसे हम हमारी जनरल भाषा में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1983 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पहला ओडीआई क्रिकेट मैच आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था नर्मदा सेवा मिशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अनूपपुर जिले में। नर्मदा सेवा मिशन शुरू करने के लिए अनूपपुर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेडियम हैं सभी के सभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए। तो यह दोनों ही वीडियो आप लोगों को MPGK की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। आप वहां से पढ़ लें ताकि आप लोगों का 1 नंबर आने वाली एग्जाम्स के लिए पक्का हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भारत का कौन सा स्टेशन हाल ही में निजी हाथों में जाने वाला पहला स्टेशन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 हबीबगंज स्टेशन निजी हाथों में या निजी होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती स्टेशन किया गया है। रानी कमलावती स्टेशन को बंसल ग्रुप ने रेलवे से लीज पर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इसी शिफ्ट 25 जुलाई 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सी मृदा है जो बहुत कम जल अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बालू जो होती है या बहुत कम जल अवशोषित करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भाप आसवन विधि के द्वारा। तारपीन के तेल का शुद्धिकरण भाप आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तारपीन का तेल जो है यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न तत्वों में से विद्युत ऋणात्मकता का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों, दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं, तो बताना है आपको निम्न में से कौन सी क्रिया होगी। वह इलेक्ट्रॉन खोएंगे, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, या फिर एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो एक जो है वह इलेक्ट्रॉन खोएगा और दूसरा प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि घर्षण बल इनमें से किसके प्रति सीधे समानुपाती होता है। भार, क्षेत्रफल, आकार या गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर। तो प्रश्न पूछा गया था, घर्षण बल सीधे किसके समानुपाती होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर। मतलब कि भार, क्षेत्रफल और आकार, इन सभी पर घर्षण बल आधारित होता है। किसी भी दो अनियमित सतहों के परस्पर संपर्क के कारण उत्पन्न विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो होता है यह वस्तु के भार, आकार और क्षेत्रफल सभी पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पराग कण उत्पन्न होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि पराग कण इनमें से कहां उत्पन्न होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पराग कोश में। पराग कण पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। पराग कोश जो होता है यह पौधों का नर भाग होता है। पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, मतलब वर्तिकाग्र जो है यह मादा भाग होता है। तो पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है और परागण जो है यह पराग कोश में होते हैं। पौधों में पराग कणों का स्थानांतरण कीट पतंगों, तितलियों व हवा के सहायता से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने के लिए जो बल प्रयुक्त होगा वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चुंबकीय बल। एक रेतीली जमीन पर बिखरे हुए लोहे की कीलों को एकत्रित करने के लिए चुंबकीय बल प्रयुक्त होता है। लोहे में चुंबकीय गुण होता है, इसलिए वह चुंबक से आसानी से चिपक जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आज सूर्य के अपने चरम शीर्ष पर होने के समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने के मध्य के समयांतराल का निर्धारण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया, पृथ्वी की किस गति के द्वारा आज के सूर्य के अपने चरम सीमा पर होने और अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने के मध्य के समय अंतराल का निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी के अपनी घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसी के कारण हमें समय पता चलता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे के बाद वही स्थिति आती है जो 24 घंटे पहले थी। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, सूर्य के अपने चरम शीर्ष पर होने वाले समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने वाले समय के मध्य जो समय अंतराल है, इस समय की गणना किस आधार पर की जाती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के आधार पर की जाती है। और पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति ही होती है। और पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नौकरी लेना है तो। ठीक है, यहां पर आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, कम समय में ज्यादा ज्ञान की बातें बताई जाएगी, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है राइजोबियम अच्छा उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है राइजोबियम किसका अच्छा उदाहरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सहजीविका। राइजोबियम सहजीविका अच्छा उदाहरण होता है। राइजोबियम जो है यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न का तात्पर्य है हमारे शरीर में कितने जरूरी एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 8। हमारे शरीर की वृद्धि और संतुलन को बनाए रखने के लिए शरीर को 8 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का जो 20% भाग होता है यह प्रोटीन्स का बना होता है, और प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है, तो इसलिए एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था बोगेनविलिया परिवर्धित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कटिंग के द्वारा। बोगेनविलिया परिवर्धित होता है कटिंग के द्वारा। अब देखिए जो आपने गुलाब वगैरह की कलम देखी होगी जिसे हम हिंदी में कलम कहते हैं, इंग्लिश में कटिंग कहते हैं, इसी के द्वारा यह परिवर्धित किए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके बीज लगाए जाते हैं और कुछ के उनकी शाखाओं से काटकर परिवर्धित कर दिया जाता है। सेम इसी तरीके से क्या है बोगेनविलिया भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था प्रबलता ध्वनि कोण किसका मापक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लंबाई। प्रबलता ध्वनि कोण लंबाई का मापक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था 2 अमिश्रणी द्रवों को निम्न विधि से पृथक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पृथककारी कीप के द्वारा। 2 अमिश्रणी द्रव होते हैं इन्हें पृथककारी कीप के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को पृथककारी कीप द्वारा निस्तारण विधि से अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किसी साज की टाइट की गई डोर डैश आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए समान आवृत्ति की, निम्न आवृत्ति की या उच्च आवृत्ति की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उच्च आवृत्ति की। किसी साज की टाइट की गई डोर उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा जैसे कोई ध्वनि यंत्र हो, वायलिन, गिटार, सितार, यदि इनकी तार को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो यह अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करती है, और अगर इनकी तार लूज रहेगी तो यह ध्वनि उत्पन्न करेगी क्या, नहीं, बहुत कम ध्वनि उत्पन्न करेगी और नहीं के बराबर करेगी। इसलिए इनकी तार हमेशा कसी होती होगी। आपने देखा होगा बजाने से पहले जो वादक होते हैं इनके तारों को अच्छे से कस लेते हैं ताकि ध्वनि उच्च आवृत्ति में उत्पन्न हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। NH3 में N की संयोजकताएं HCl में Cl संयोजकता से कितनी गुना अधिक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 गुना। NH3 में N की संयोजकता HCl में Cl की संयोजकता से 3 गुना अधिक है। NH3 जो है यह अमोनिया होती है और HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है अम्लीयता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था सोलर कुकर में निम्न में से कौन से प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 समतल दर्पण। सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो है यह सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सोलर कुकर की अंदरूनी दीवारों का जो रंग होता है वह काला होता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न, कांस्टेबल एग्जाम 2017 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि जो सोलर कुकर होता है उसकी आंतरिक दीवारों का रंग कैसा होता है, काला रंग होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि काला रंग जो है यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए उसके अंदर की दीवारें काले रंग की बनाई जाती है। क्योंकि जो सोलर कुकर होता है वो सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है और काली दीवारें ऊष्मा को अच्छे से अवशोषित कर लेती हैं, ज़्यादा भाग अवशोषित कर लेती है, जिससे खाना आसानी से पक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लाइकेन, शैवाल तथा खालिस्तान से मिलकर बने होते हैं। जो लाइकेन होते हैं वह किस किस से मिलकर बने होते हैं, आपसे यह पूछा गया है, जिसमें से एक भाग तो शैवाल होता है, दूसरा भाग आपको दिए गए ऑप्शंस में से चूज करना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कवक। लाइकेन जो है यह शैवाल तथा कवक से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन सहजीवी के उदाहरण होते हैं। लाइकेन जल की शुद्धता के सूचक भी होते हैं। कवक का अध्ययन जो है यह माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का जो अध्ययन है यह फाइकोलॉजी कहलाता है। यह दोनों क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए और अक्सर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आपको एक राइट आंसर चुनना है। पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बच्चा जानता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ओजोन परत। सूर्य से आने वाली किरणों से हमारे और पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। ओजोन का जो अणु होता है यह 3 परमाणविक होता है, तो इसका जो अणु सूत्र है वह क्या होता है, O3 होता है। ओजोन परत को CFC गैस द्वारा क्षति पहुंचती है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों तथा एयर कंडीशनरों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं। यह देखिए, मान लीजिए यह एक दर्पण है, एक प्रकाश किरण आई, इससे टकराकर वापस जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो यह आने वाली जो किरण होती है इसे आपतित किरण, और ये जो जाने वाली किरण है इसे क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 परावर्तित किरण। एक प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है तो उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। अब यहां पर या मान लीजिए अभिलंब है, तो ये जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है इन दोनों का मान सदैव बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। आप सभी को पता होगा कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। दूसरा नियम इसका है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं। तो यह दोनों ही नियम आप लोगों को परावर्तन से रिलेटेड याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट उपचार जल उपचार के दौरान तैरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका या मेल। ऐसे हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट उपचार के दौरान जल में तैरते रहते हैं उन्हें मेल कहा जाता है। अपशिष्ट जल का उपचार करके इस जल का उपयोग खेती जैसे कार्यों में किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए या फिर एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ में से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए थे और आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो तुरंत जाएं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। जय हिंद दोस्तों।